जब IFRS 2 दुनिया में लॉन्च हुआ गालिबन 2006 या 5 में, जब भी, तो दुनिया में बड़ी बड़े इदारों की तब गई, यानी लोग नाराज हो गए एक्सट्रीम। सवाल ये क्यों नाराज हो गए? क्योंकि उससे पहले जब IFRS 2 नहीं आया था और हम अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स देते थे, यानी फ्री में शेयर्स देते थे, उनसे काम लिया और शेयर्स दे दिए सैलरी की जगह, सुनना। तो उस टाइम विद इन इक्विटी एंट्री बनती थी, जैसे बोनस इशू की एंट्री नहीं होती, तो विद इन इक्विटी एंट्री बनती थी, तो पीएनएल में कुछ जाता ही नहीं था। लेकिन IFRS 2 ने आकर अब ये एंट्री इंट्रोड्यूस करा दी, आप सब जानते हैं, एक्सपेंस डेबिट और इक्विटी क्रेडिट। इक्विटी में एसबीपीआर या जो भी लिखना है लिख दो, एक्सपेंस डेबिट और इक्विटी क्रेडिट। तो जब ये एक्सपेंस बुक कराए तो लोगों की जल गई बाकायदा। और ये चीज मैंने खुद आईसीडब्ल्यू की एक 1300 पेजेस की जो डबल बुक नहीं है आईसीडब्ल्यू की, उसमें ये लिखा हुआ है पूरी कहानी कि बड़े बड़े इदारों ने फिर शेयर ऑप्शन देना बंद कर दिया, यानी डिक्लाइन आया एकदम। और उन्होंने उस पर जीएसके ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की भी एग्जांपल लिखी हुई है कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने 2006 से पहले इतने सारे, इतने मिलियंस और बिलियंस के दे रहा था वो शेयर ऑप्शंस, फिर अगले साल और कम कर दिए, फिर और कम कर दिए। यानी लोग इतना नाराज हो गए और लोगों ने ये चार बहुत बड़े क्रिटिसिज्म किए, ये चार क्रिटिसिज्म किए इस आईएफआरएस पे। तो स्टैंडर्ड बोर्ड ने फिर उसका जवाब दिया विद दलील। आइए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं इस पे। सबसे पहले लोगों ने कहा नो कॉस्ट देयर फॉर नो चार्ज। बोला यार हम ऐसे ही तो फ्री में शेयर्स बांट रहे हैं, तो हमारे ऊपर क्या कॉस्ट आ रही है? तो उसने बोला ना ना ना, ये फ्री के शेयर्स नहीं है। आप जरा बाजार में जाके, मार्केट में जाके शेयर्स बेचें तो ये बहुत अच्छी प्राइस से बिकेंगे, राइट? तो नो कॉस्ट ना बोलें, इसकी एक कॉस्ट है, इसकी एक कॉस्ट है, फ्री चीज नहीं है। सेकंड, लोगों ने बोला ये जो आप एक्सपेंस बुक कर रहे हो, इट डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ फ्रेमवर्क। तो स्टैंडर्ड बोर्ड ने बोला ना, ये भी आप गलत बोल रहे हैं, ये एक्सपेंस बिल्कुल मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से परफेक्ट है। क्या मतलब? मैं एग्जांपल देता हूं, सुनिए। भाई मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला कि अगर तुम फला काम करोगे या अगर तुम 2 साल स्टे करोगे तो मैं तुम्हें शेयर्स दूंगा। तो अब जैसे ही मैंने उसको शेयर्स की बात की तो वो मोटिवेट हो गया और वो मोटिवेट होकर उसने काम करना शुरू कर दिया। तो जब एम्प्लॉय ने काम करना शुरू किया तो मुझे कमा के देगा। तो इनकम स्टेटमेंट में जब मैं रेवेन्यू बुक कर रहा हूं तो नीचे एक्सपेंस बुक करना चाहिए ना, ऊपर रेवेन्यू बुक कर रहा हूं तो नीचे एक्सपेंस बुक होना चाहिए, तो इनकम और एक्सपेंसेस मैच होंगे। तो ये वाला एक्सपेंस एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से परफेक्ट है। तीसरी चीज, लोगों ने एक और नाराजगी की, ईपीएस हिट्स ट्वाइस। बोला यार हमारे ईपीएस पे अब डबल हिट आएगी। तो आप पहले आपका सवाल होगा सर कैसे? आइए इधर देखें। ईपीएस का मोटा मोटा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट्स अपॉन शेयर्स, प्रॉफिट्स अपॉन शेयर्स। तो जब हम ये एंट्री बनाएंगे पीएनएल डेबिट और इक्विटी क्रेडिट, तो पीएनएल डेबिट होने का मतलब जब एक्सपेंस बुक होगा तो एक्सपेंस बुक होने की वजह से आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, यानी न्यूमरेटर कम होगा, और जब न्यूमरेटर कम होगा तो भी ईपीएस कम होगा। और जब इक्विटी क्रेडिट होगी तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली कुछ दिनों के अंदर तो शेयर्स देने ही देने, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और जब ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो मैथमेटिकली सोचो ईपीएस फिर गिरेगा। तो लोगों ने कहा हमारे ईपीएस पर डबल इफेक्ट आएगा। तो IFRS 2 स्टैंडर्ड बोर्ड ने बड़े प्यार से बोला, बोला हाँ डबल इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये दो इकोनॉमिक इवेंट है। आप दो इकोनॉमिक इवेंट कर रहे हो। क्या? एक आप सर्विसेज ले रहे हो और दूसरा आप शेयर्स दे रहे हो, तो दो इवेंट है। बच्चे ने कहा समझ में नहीं आया। मैंने कहा समझा देता हूँ, ख्याली पुलाव बना के। अज्यूम करते हैं मेरा एक एम्प्लॉय आज पूरा महीना उसने काम किया और मुझसे सैलरी लेने आया, तो मैंने उसको रूम में बुलाया और मैंने कहा ये लो कैश सैलरी, ये लो कैश सैलरी। तो जब मैंने कैश सैलरी दी तो एंट्री बनेगी एक्सपेंस डेबिट, पीएनएल डेबिट और कैश क्रेडिट, सही है। कैश दे दिया उसको और वो रूम से बाहर जाने लगा, रूम से बाहर जाने लगा। तो मैंने कहा 1 मिनट रुको रुको, वापस आओ, ये कैश वापस दो और शेयर्स ले लो। तो उसने मुझसे शेयर्स खरीद लिए। तो कैश डेबिट और इक्विटी क्रेडिट, तो समझ लो ये दो एंट्रीज अगर बनी और इन एंट्रीज में आप ये कैश और कैश कैंसिल कर दो तो अल्टीमेटली फिर क्या बचा? पीएनएल डेबिट और इक्विटी क्रेडिट ही बची ना। तो भाई सीधी बात है, ये दो इकोनॉमिक इवेंट्स है तो इसका डबल इफेक्ट आना बिल्कुल मुनासिब बात है, कोई गलत बात नहीं है। आखिरी क्रिटिसिज्म, एडवर्स इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, सुनिएगा। लोगों ने बोला कि यार ये आईएफआरएस ऐसा है कि इसके आने के बाद कंपनीज डीमोटिवेट हो जाएंगी, और वाकई हो भी गई। मैंने आपको ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की एग्जांपल दी कि कंपनीज डीमोटिवेट हो जाएंगी और लोग छोड़ देंगे शेयर्स देना। तो बोला इस तरह तो कंपनीज में अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, और वाकई शेयर ऑप्शन से अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो इसके एडवर्स इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस आईएफआरएस के लोगों ने बोला। तो स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या जवाब दिया बताऊं? स्टैंडर्ड बोर्ड ने कहा कि अगर ये आईएफआरएस हम लॉन्च ना करते तो इससे भी ज्यादा एडवर्स इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और फिर एक एग्जांपल दी, सुनो। आप अज्यूम करें दो इदारे, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कैश सैलरी अपने एम्प्लॉयज को देती है, और एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो काम करा के शेयर्स दे देती है। तो पहले दौर में सोचो जब IFRS 2 नहीं था, तो जो बेचारे कैश की फॉर्म में सैलरी दे रहे होते थे वो एक्सपेंस बुक कर रहे होते थे, और जो शेयर्स की फॉर्म में सैलरी दे रहे होते थे वो एक्सपेंस बुक ही नहीं कर रहे होते थे। सोचो,
तो इनकी परफॉर्मेंस आर्टिफिशियली अच्छी नजर आ रही होती थी और इनकी बेचारों की बुरी नजर आ रही होती, तो कंपैरिजन लाइक विद लाइक ही नहीं हुआ, और यानी इन्वेस्टर्स सारे गुमराह हो जाते थे बेचारे। तो बोला यार अगर हम ये नहीं लॉन्च करते तो इसकी वजह से, इसके ना लॉन्च होने से ज्यादा एडवर्स इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज आते। उम्मीद है आप लोगों को बातें पसंद आई होंगी। इस पर जरूर कमेंट करें अगर आपको पसंद आई है, और इसको शेयर करें, और अगर आपने हमारा कंप्लीट आईएफआरएस का कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।